सो वेलकम टू द जीएस रूम। हम अपने नए लेक्चर के साथ वापस आ गए हैं। ये लेक्चर पार्लियामेंट का पार्ट 2 होने वाला है। ऑलरेडी लेक्चर 1 में हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, बट वो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी थे। ऑल्दो वो क्वेश्चन आपके पीसीएस और आरओ जैसे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था मैं आपको थोड़े और क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद का कार्य कौन सा नहीं है? कानून बनाना यानी लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिंग लॉस, कानूनों का क्रियान्वयन, या फाइनेंशियल कंट्रोल वित्तीय नियंत्रण, या रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व। तो जो हमारा संसद का कार्य क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है? कानून बनाना, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। उसके बाद कानून जब वो बनाती है तो कानून वो किसी भी डायमेंशन में या किसी भी कोर में या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बना सकती है, किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। तो उसमें कानून बना सकती है वो वित्तीय नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। जैसे कई लॉज आते हैं जिससे वो फाइनेंस को कंट्रोल करती है, टैक्सेशन को घटाना बढ़ाना, या किसी चीज पर रोक लगानी होती है, ठीक है। बाहर से आ रहे पैसे को रोक लगाना, जो इलीगल मनी है उस पर रोक लगाना, ठीक है। या बाहर से आ रहा कोई भी प्रोडक्ट हो उस पर टैक्सेशन बढ़ा देना। तो ये सारे इस तरीके से पार्लियामेंट कई कई अलग लॉ बना के फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण करती है। और पार्लियामेंट रिप्रेजेंट तो करती ही है, क्योंकि पार्लियामेंट का क्या क्या पार्ट होता है मैंने आपको बताया था। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में आता है, जो संसद है वो हमारा संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 79 से 122 तक आता है। तो आर्टिकल 79 में संसद की परिभाषा दी गई कि इसमें तीन चीजें आती, प्रेसिडेंट आता है, एक लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको पहले लेक्चर में। तो लोकसभा डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है किसको? पीपल को। इसमें वो लोग चुन के जाते हैं जिन्हें भारत की जनता जो है वो डायरेक्ट वोट करके इलेक्ट करती है। फिर राज्यसभा आता है, इसमें वो लोग जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से, जिनको भारत द्वारा चुने गए लोग चुनते हैं, ठीक है। यानी हम चुनते हैं एमपीज को, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स को, और अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को वो लोग राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है सबका। तो उसका जो सही आंसर है एग्जीक्यूटिंग लॉस। इसके लिए एक अलग बॉडी होती है, ठीक है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होती है, ठीक है। और जिसका हेड होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया। ये आपको मैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा। अब जो अगला क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है पार्लियामेंट की। देखो ये मैं आपको बता चुका हूं कि ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत आती है। पेन चेंज कर लूं थोड़ा सा। आर्टिकल 108 के तहत आती है, ठीक है। 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान लिखा हुआ है। अब समझना यह है ज्वाइंट सिटिंग होती किन किन केसेस में। ज्वाइंट सिटिंग होती है ऑर्डिनरी बिल के केस में, प्लस फाइनेंशियल बिल 1 और 2 के केसेस में। अब ये बिल क्या होता है? बिल एक तरीके का प्रस्ताव होता है, ठीक है। ये प्रस्ताव संसद में जब पारित हो जाता है तब यही कानून बनता है, ठीक है। ये एक बेसिकली एक प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है। जब ये संसद में पारित हो जाता है तो कानून बन जाता है। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर जो होता है ये किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है। ये किसी भी हाउस में आ सकता है, पहले सदन या दूसरे सदन किसी में भी इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। अब मान लो पहले सदन में आता है तो पहला सदन पास करके इसको दूसरे सदन में भेजता है, दूसरे सदन में भेजेगा। अब दूसरे सदन के पास चॉइस क्या क्या होती है? या तो इसे एक्सेप्ट कर ले, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, ये बिल दूसरा हाउस पास करके प्रेसिडेंट के लिए भेज देता है और प्रेसिडेंट उससे साइन कर देता है, ये कानून बन जाता है। या इसे रिजेक्ट कर दे, या रिजेक्ट भी कर सकता है, या उसमें कुछ सुझाव दे, ठीक है। अगर सुझाव देता है तो ये बिल फिर से पहले सदन के पास जाता है। अगर ये पहला सदन सुझाव मान लेता है तो वेल एंड गुड, और नहीं मानता है तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, जब वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है और या सुझाव सुझाव जो देता है दूसरा हाउस, तब वो पहले हाउस में भेजा जाता है। अगर इसको भी पहला हाउस नहीं मानता है तो उस केस में हो जाता है क्लैश, दोनों में विवाद। तो ऐसे केसेस में जब विवाद होता है तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? ध्यान रखना, प्रेसिडेंट बुलाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे प्रिसाइड कौन करता है, इस मीटिंग को हेड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर।
अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर स्पीकर नहीं है, ठीक है, तो कौन करेगा? स्पीकर नहीं है तो डेप्टी स्पीकर करेगा, ये समझ में आता है। अब डेप्टी स्पीकर भी नहीं है तब कौन करेगा? तब ध्यान रखना, तब करेगा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इंपॉर्टेंट इसमें ये डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करता है, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी नहीं कर सकता। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को हेड नहीं करता। रीजन बीइंग कि वो इलेक्टेड मेंबर ही नहीं होता है, वो ना लोकसभा का मेंबर होता है ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, इसीलिए वो कहीं किसी भी हाउस का इलेक्टेड नहीं होता है कब, इसीलिए चेयरमैन कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग हमारी किस किस केस में होती है? हमारी ज्वाइंट सिटिंग होती है, एक तो ऑर्डिनरी बिल के केस में हमने पढ़ा, दूसरा फाइनेंशियल बिल 1 के केस में, और फाइनेंशियल बिल जो आपका वित्तीय बिल 2 के केस में। अब फाइनेंशियल बिल क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा बिल होता है जो इंट्रोड्यूस कहाँ पे होता है? फाइनेंशियल बिल भी आपका ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा में ये मनी बिल की तरह काम करता है, और राज्यसभा जैसे ही ये पहुंचता है, राज्यसभा जैसे ही ये पहुंचता है वैसे ही ये आपका ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करता है। तो अब समझ लेते हैं जल्दी से प्रोसीजर। देखो, ये भी मनी बिल की तरह होता है, फाइनेंशियल बिल 1। लोग इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए है, ठीक है, प्रेसिडेंट की सहमति आपको चाहिए रहती है। उसके बाद ये जब ये राज्यसभा में जाता है तब ये ज्वाइंट, मतलब तब ये आपका साधारण विधेयक की तरीके हो जाता है। तब राज्यसभा के पास चॉइस रहती है कि वो इसे एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, या फिर इसमें कुछ सुझाव दे। ठीक है, और इस केस में भी ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है अगर दोनों हाउस में क्लैश होता है। ठीक है, और फाइनेंशियल बिल टाइप तो पूरा ही ऑर्डिनरी बिल होता है, कुछ बस स्पेशल प्रोविजंस होते हैं इसमें जिसकी वजह से इसे वित्तीय विधेयक 2 का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड सारी चीजें। तो भाई ज्वाइंट सिटिंग हमारी कौन प्रिसाइड करता है? चेयरमैन, सॉरी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा बुलाता प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 108 के अंदर आती है। और कभी भी ध्यान रखना, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कभी भी प्रिसाइड नहीं करेगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन। तो मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों हाउसेस या इधर हाउसेस। तो मनी बिल हमारा केवल लोकसभा में हो सकता है। ठीक है, अब मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल 110 है। 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दे रखी है, और मनी बिल यानी धन विधेयक से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में, अनुच्छेद 109 में दे रखा है। अब मनी बिल कैसे होता है? धन विधेयक बेसिकली कौन डिसाइड करता है? कोई भी बिल साधारण विधेयक होगा, मनी विधेयक होगा, या वित्तीय विधेयक होगा, तो ये डिसाइड करने की पावर स्पीकर को दी गई है। ठीक है, अब एक चीज और है, मान लो कोई कोई भी बिल है, कोई उसमें टैक्सेशन को बढ़ाना है, टैक्सेशन को घटाना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, ठीक है, या कि कहीं को ग्रांट देना है, डोनेशन देनी है, तो ये सारे आपके कुछ प्रकार हैं मनी बिल के। बाकी डिसीजन तो फाइनल स्पीकर ही का होता है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि स्पीकर जब फर्स्ट हाउस में ये बिल पास हो जाता है तब ये नोटिफाई करता है, पहले सदन यानी लोकसभा में जब ये पास हो जाता है तब नोटिफाई करता है राज्यसभा भेजते समय कि ये मनी बिल है। ठीक है, तो एक बार मनी बिल को थोड़ा सा समझ लो। मनी बिल के केसेस में क्या होता है? जो धन विधेयक है, प्रेसिडेंट की असेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस से करने से पहले प्रेसिडेंट को बताना होगा ये मनी बिल है। उसके बाद स्पीकर डिसाइड करता है, फिर ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब राज्यसभा के पास गया तब क्या पावर है राज्यसभा की? अब इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा ना ही इसे रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, ना ही इसे मना कर सकता है, और ना ही इसमें अमेंड कर सकता है, यानी ना ही इसमें कुछ सुधार कर सकता है। ठीक है, हाँ वो कुछ सुझाव दे सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है बस, लेकिन वो भी लोकसभा के ऊपर है कि वो माने या ना माने। यानी रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, वो मना कर ही नहीं सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, और ना ही अमेंड कर सकता है, ना ही इसमें कुछ बदलाव कर सकता है, कुछ सुझाव दे सकता है। और ये सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यसभा में ये बिल 14 दिन तक रहता है, ठीक है, 14 दिन तक रहेगा, और अगर 14 दिन में नहीं पास किया तो ये पास माना जाता है। उसके बाद ये जाता है किसके पास? उसके पास ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है मनी बिल के केस में? देखो, प्रेसिडेंट इसको आपका या तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, केस नंबर 1, या तो एक्सेप्ट कर ले, तब बिल पास हो गया, कानून बन गया, या तो इसे
या तो इसे वो विदहोल्ड कर ले, यानी रोके रहे, उस पर कुछ भी ना करे, कोई एक्शन ना ले, कोई भी एक्शन ना ले, वो पड़ा रहे उसके पास, या तो ये भेज सकता है, इसे ध्यान रखना, वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है, वापस नहीं भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो विदहोल्ड कर सकता है, रखे रहे, कोई भी एक्शन ना ले, लेकिन वापस नहीं भेज सकता है, वापस सदन में इसको बदलाव के लिए नहीं भेज सकता है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी बिल के केसेस में एक चीज और थी, समझ लेना, ऑर्डिनरी बिल के केसेस में प्रेसिडेंट की क्या पावर थी, साधारण विधेयक के केसेस में प्रेसिडेंट या तो एक्सेप्ट करेगा इसको, या तो रिजेक्ट करेगा, या तो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा, ठीक है। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब प्रेसिडेंट बाई चांस किसी साधारण विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए सदन में भेजता है, तब क्या होगा, तब होगा कुछ भी नहीं, अगर वो सदन उसे ऐसे ही एज इट इज वापस भेज दे, मतलब जो प्रेसिडेंट ने सुझाव दिए हैं उसको ना मानते हुए एज इट इज जैसे है वैसे भेज देता है वापस प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट क्या है, बाध्य है, प्रेसिडेंट बाध्य हो जाता है इसको मानने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्डिनरी बिल के केसेस में, मनी बिल के केसेस में तो प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए कुछ सुझाव देने के लिए उसको वापस भेज नहीं सकता, लेकिन ऑर्डिनरी बिल में अगर वो प्रेसिडेंट उसको वापस करता है सदन को कि ये सुझाव है, इसको आप देख लो, और सदन बिना उन सुझाव को माने फिर वापस बिल प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, तो इस बार प्रेसिडेंट बाध्य है उस पर साइन करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अब ज्वाइंट सिटिंग से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया कि अभी तक ज्वाइंट सिटिंग हुई कितनी बार है अपने यहाँ, तो ज्वाइंट सिटिंग टोटल 3 बार हुई है। एक बार 1960 में हुई थी, डाउरी से रिलेटेड जो बिल आया था उसके केस में, एक बार 1977 में हुई थी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड बिल में, और एक 2002 में हुई थी पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के दौरान, ठीक है। तो अभी तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हो गई। तो ज्वाइंट सिटिंग में एक चीज और है कि ज्वाइंट सिटिंग में आप कोई नए सुझाव नहीं पास कर सकते, केवल वही अमेंडमेंट कर सकते हो जिनकी वजह से विवाद हुआ और जिनकी वजह से ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई, या कुछ इतना समय हो जाए कि कुछ चेंजेस करना अनिवार्य हो जाए, इन्हीं 2 केसेस में आप ज्वाइंट सिटिंग में अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया भाई मनी बिल का पूरा केस, थोड़ा आपने फाइनेंशियल बिल भी समझ लिया, ठीक है, थोड़ा आपने फाइनेंशियल बिल भी समझ लिया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, ठीक है। तो 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था अलग अलग फील्ड से थे, आर्ट से था, आर्ट साइंस लिटरेचर, ठीक है, आर्ट साइंस लिटरेचर, कला साहित्य विज्ञान और सामाजिक कार्य सोशल सर्विस, इन 4 क्षेत्रों से अब 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। और राज्यसभा मैंने आपको बताया था आर्टिकल 80 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 80 में आता है। अब राज्यसभा से रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि भाई 238 मेंबर होते हैं जो स्टेट्स और यूटी से आते हैं, ठीक है, स्टेट और यूटी से आते हैं, और 12 मेंबर प्रेसिडेंट मनोनीत करता है यानी नॉमिनेट करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देख लो। अब ये जो 238 मेंबर स्टेट से आते हैं इनका कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है, जितनी भी विधान सभाएं होती हैं आपकी, उनके मेंबर द्वारा ये चुने जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पहले एक ऐसा था कि अगर कोई भी मेंबर है राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो वो उसी राज्य का होना चाहिए, उसके बाद ये प्रोविजन हटा दिया गया, वो कहीं से भी पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर है तो वो लड़ सकता है, ठीक है। अब यूटीज का क्या प्रोसेस है, देखो 2 ही यूटीज, दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली पौंडीचेरी हिस्सा लेती हैं, ठीक है। अब इनके लिए कैसा होता है इलेक्शन, यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ अलग से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्टोरल कॉलेज, जैसा इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के केसेस में बनाया जाता है वैसा ही जो यूटीज हैं उनमें राज्यसभा के मेंबर्स को चुनाव करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, राज्यसभा का आपने पढ़ा था जो मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 साल होता है, तो ये हमारे संविधान में कहीं नहीं दे रखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन शांत है इनके टेन्योर को लेके, तो ये दे कहाँ रखा है, ये हमारे आरपीए एक्ट में दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दे रखा है, ठीक है, ये आरपीए एक्ट में दे रखा है इनके बारे में। तो ये सारी चीजें राज्यसभा के बारे में हो गई।
अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में पहले 552 मेंबर थे, मैंने आपको बताया था, 2 मेंबर हटा दिए गए थे जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर थे, ठीक है। 530 आपके कहाँ से थे, राज्य से थे, 20 आपके यूटी से थे, हट। तो 530 मेंबर आपके लोकसभा में स्टेट से आएंगे, 20 मेंबर यूटी से आते थे और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे। तो 2 मेंबर्स को हटा दिया गया और इनको हटाया गया 104थे, ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में था। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि इनको इनिशियली रखा गया था क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो अभी इनका पार्लियामेंट में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन आ गया है, तो इस वजह से ये जो 2 सीटों का रिजर्वेशन था इसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब देखो 530 स्टेट से होंगे और ये कैसा होता है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हर जिस तरीके से वार्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करी जाती है, उसमें वार्ड बनाए जाते हैं, उसमें अलग अलग पार्टी से मेंबर खड़े होते हैं, ये होता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब जो 20 मेंबर आपके यूटी से आते हैं, इनके बारे में क्या खास बात है, ठीक है। तो इनके बारे में खास बात यह है कि इनका जो प्रोसेस है कि इनका चुनाव कैसे होगा, सॉरी, ये पार्लियामेंट को दिया गया था, शक्ति पार्लियामेंट को दी गई थी कि इन 20 मेंबर्स का चुनाव यूटीज में कैसा होगा। तो ये पार्लियामेंट को पावर है कि जिस तरीके से वो प्रक्रिया बनाना चाहती है इनके चुनाव के लिए वो बना सकती है, ठीक है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। तो टोटल ये 12 हो गए। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भाई विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अब स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात होती है। तो भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है, स्पीकर के ऊपर है कि स्पीकर कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ऑलरेडी मैं स्पीकर से रिलेटेड आपको आर्टिकल बता चुका था, 93, 94, 95 और 96, और डेप्टी चेयरमैन और चेयरमैन से राज्यसभा के आर्टिकल 89 से शुरुआत थी। तो अब यहाँ पे आर्टिकल 93 है। अब कुछ स्पीकर के बारे में समझते हैं। तो जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, लोकसभा का जब भी नया गठन होता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, सबसे पहले चुनता है एक प्रोटर्म स्पीकर को। ये ध्यान रखना, किसे चुनता है, प्रोटर्म स्पीकर को चुनता है। अब इसका बस काम इतना ही होता है कि जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, जितने भी एमपीज होते हैं लोकसभा के, उनको ओथ दिलाना, शपथ दिलाना, ठीक है, बस उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद इसका जो काम है वो खत्म हो गया। अब इसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, एक डेट डिसाइड करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उस दिन पे इलेक्शन होगा, स्पीकर चुन लिया गया, ठीक है। स्पीकर हाउस का, जो सदन का हेड होता है, इसका बेसिक जो काम होता है भाई हाउस में डेकोरम मेंटेन करना, बिल्स को मंजूरी देना, ठीक है, डिसाइड करना बिल मनी बिल है कि नहीं है। एंटी डिफेक्शन के केसेस में इसका डिसीजन फाइनल होता है कि कोई मेंबर डिसक्वालीफाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से इसके काम होते हैं। अब इसका जो पद कैसे होता है, वो खाली होता है। वैकेंसी कब क्रिएट होती है इसके पद में, जब ये अपने आप को रिजाइन कर देता है, डेप्टी स्पीकर। और ये रेजिग्नेशन ध्यान रखना, ये डेप्टी स्पीकर को देता है। तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्टी स्पीकर को देता है। इनकेस डेप्टी स्पीकर का रेजिग्नेशन वो स्पीकर को देता है। और डेप्टी स्पीकर का काम क्या होता है, जब भी स्पीकर नहीं होगा तो सदन को यही संभालेगा, बाकी नॉर्मली अपना सदन का मेंबर की तरह रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट और है कि स्पीकर को हटाया कैसे जाता है, रिमूवल क्या होता है। तो स्पीकर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो 50 मेंबर प्रस्ताव भेजें प्रेसिडेंट के पास कि भाई हमें इससे हटाना है, ठीक है। उसके बाद 50 मेंबर के प्रस्ताव के बाद 14 दिन पहले नोटिस भेजी जाएगी स्पीकर को कि भाई आपका सदन में कार्यवाही होने वाली है, आपको रिमूव करने के लिए। तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब जिस समय, ध्यान रखना, इसको रिमूवल की बातचीत चल रही होगी, जिस टाइम पे इसकी प्रोसीडिंग चल रही होगी रिमूवल के समय पे, उस समय स्पीकर, जो स्पीकर है, सेशन को हेड नहीं करेगा। स्पीकर उस समय सदन को हेड नहीं करेगा, वो नॉर्मल मेंबर की तरह रहेगा और नॉर्मल मेंबर की तरह वोट भी कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो स्पीकर का जब हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी उस समय स्पीकर कभी भी सदन को हेड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। उस समय वो नॉर्मल मेंबर की तरह वोट कर सकता है। अच्छा, जब नॉर्मल
आपका सदन चल रहा होता है तब क्या होता है, जब नॉर्मल सदन चल रहा होता है, जब स्पीकर को हटाने की बात नहीं होती, उस समय स्पीकर वोट करता है? उस समय स्पीकर नॉर्मली वोट नहीं करता है, केवल एक एक केस में कास्टिंग वोट डालता है। वो कब? जब टाई अप हो जाता है, जब दोनों तरफ बराबरी के वोट पड़ जाते हैं, तब कास्टिंग वोट डालता है स्पीकर, और वो भी अपनी पार्टी को, जिस पार्टी का वो मेंबर होता है। तो ये रही भाई स्पीकर के बारे में इतनी सारी बातें। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कितनी है? तो 552 वैसे इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी थी, लेकिन अभी कितनी हो रखी है? अभी 550 हो रखी है। ये दो एंग्लो इंडियन हटा दिए गए थे, ठीक है। तो क्या ये हमेशा से स्ट्रेंथ नहीं है? नहीं, स्ट्रेंथ आपकी लोकसभा की ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द राज्यसभा? परमानेंट बॉडी है, हाँ ये बता चुका था कि अपर हाउस बोला जाता है पार्लियामेंट का, परमानेंट बॉडी होती है, इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। 6 साल का टर्म होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 साल का टर्म कहाँ होता है? ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, संविधान कहीं नहीं बताता है कि 6 साल का टर्म है, ये आरपीए एक्ट में लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे पॉइंट आपके सिविल सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 साल का इनका परमानेंट बॉडी होती है, ठीक है। और ये जो 6 साल टर्म वाली बात है आरपीए में लिखा होता है, ठीक है। अब ये यहां पे देख लेना, ये इसके कार्यकाल की बात नहीं की जा रही है। हाउस तो इनफिनाइट टाइम चलता है, मेंबर्स के कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग ऑफ द लोकसभा? तो कोरम मैंने आपको बताया था मिनिमम नंबर, जो मिनिमम अटेंडेंस होती है, ठीक है। मिनिमम अटेंडेंस जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और ये कितनी होती है? 1/10 होती है, ठीक है। ये 1/10 होती है, मतलब अगर एक से किसी भी हाउस के, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, उसके 1/10 मेंबर नहीं आते हैं तो हाउस चलाया नहीं जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग नहीं होगी। इतने मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड है टू रन द हाउस। अब अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट इन द राज्यसभा? तो ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, उसके बारे में मैं बता चुका हूं। मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है। और आपका जो फाइनेंशियल बिल है, जो फाइनेंशियल बिल है फर्स्ट वाला केवल लोकसभा में आएगा, बाकी जो सेकंड वाला है वो किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट है वो किसी भी हाउस में नहीं आता है, वो लोकसभा में आएगा, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 वो किसी भी जो वित्तीय विधेयक जो दूसरे नंबर का है वो किसी भी हाउस में आ सकता है। वो नॉर्मली ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करता है, ठीक है। और एक चीज और है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केसेस में भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। एक तो मनी बिल के केसेस में नहीं होती, बाकी फाइनेंशियल बिल 1 और 2 इनके केसेस में तो ज्वाइंट सिटिंग आपकी होती है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड इन अ स्टेट? तो अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है किसी राज्य में, तो बेसिकली वो मैक्सिमम टाइम आपका 3 साल हो सकता है, ठीक है। ये इमरजेंसी के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। आर्टिकल 356 के अंदर आता है, जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है, काम नहीं कर पाती है, तो गवर्नर राष्ट्रपति को ऐसी रिक्वेस्ट करता है कि ये जो स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हो गई, तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। फिर उसमें क्या होता है, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सारी पावर सेंटर के पास आ जाती हैं, और उस केसेस में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो कानून बना सकता है राज्यों के सब्जेक्ट में। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इमरजेंसी वाले चैप्टर में। अब इन केस ऑफ टाई इन द राज्यसभा हु कास्ट द डिसाइडिंग वोट, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, स्पीकर का एक कास्टिंग वोट होता है जो दोनों साइड टाई अप हो जाता है, उसी तरीके राज्यसभा में भी जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, उसका भी कास्टिंग वोट होता है, ठीक है। उसका भी कास्टिंग वोट होता है। अब टेन्योर ऑफ राज्यसभा क्या होता है? 6 साल का, और ये मैंने आपको बताया 6 साल का होता है जो टेन्योर होता है राज्यसभा के मेंबर का। और ये कहाँ दे रखा है? ये आपका आरपीए एक्ट में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है ये सारी चीजें। अब मनी बिल के बारे में क्या है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, बिल्कुल सही है। इट नीड्स द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, बिल्कुल सही है। इट कैन बी अमेंडेड बाय द राज्यसभा, नहीं, ये भी अमेंडेड बाय द राज्यसभा, ये भी स्टेटमेंट क्या है? देखो इसमें इनकरेक्ट यही है। देखो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये सही है।
रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी सही है, मैंने आपको बताया था रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, इट कैन बी अमेंडेड बाय राज्यसभा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, आर्टिकल 79 में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री मीटिंग क्या कहलाता है? ठीक है, 0 आवर कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है, हाफ एन आवर कहलाता है, एडजॉर्नमेंट या स्थगन कहलाता है। देखो, पार्लियामेंट का जब हाउस चलता है, सदन की कार्यवाही चलती है, जो पहला घंटा होता है हम उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर। उस दौरान ज्यादातर अपोजिशन के जो सरकार अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं वो सरकारों से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं जिन पे एस्ट्रिक मार्क होता है, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तारांकित प्रश्न होते हैं, अनतारांकित प्रश्न होते हैं, और एक शॉर्ट नोटिस के क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली ये जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन है, ये स्पीकर को कुछ दिन पहले का नोटिस भेज दिया जाता है कि हमें ये इस मेंबर को ये क्वेश्चन पूछने हैं। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर ओरल दिया जाता है। ठीक है, ओरल, और सदन में दिया जाता है। अनस्टार्ड का जो क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर मेंबर, मतलब सरकार का कोई भी मंत्री या सदस्य, वो आपका रिटर्न में दे सकता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होते हैं जो 10 दिन से कम की नोटिस पीरियड पे पूछे जाते हैं। तो इस टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर बुक में लिखा हुआ है। फर्स्ट आवर को हम क्या कहते हैं? 0 आवर कहते हैं, सॉरी क्वेश्चन आवर कहते हैं। अब 0 आवर क्या होता है? 0 आवर होता है लगभग 12 बजे। ठीक है, 12 बजे को 0 आवर हम कहते हैं। अब 12 से 1 क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो आवर है 0 आवर कहीं मेंशन नहीं है, संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, इवन रूल्स ऑफ प्रोसीजर बुक में भी नहीं मेंशन है। ये 1962 के आसपास एग्जाम में पूछा जाता है, 1962 के आसपास से इसको चला रहे हैं। ये कन्वेंशन बन गया, एक ट्रेडिशन बन गया है क्वेश्चन आवर का। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपका क्वेश्चन आवर 11 से 12 होता है, और 12 बजे से 1 बजे तक 0 आवर होता है, और ये 1962 से स्टार्टेड है। और पहली बात, कभी भी भारत में इसके बारे में, भारतीय संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया, ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर बुक में बताया गया। ये एक जस्ट इंडियन इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। वैसे 1 बजे के बाद 2 बजे तक लंच होता है, और 2 बजे के बाद नॉर्मली आपका 2 से 6 तक सदन की कार्यवाही चलती है। ठीक है, तो इसी दौरान बहुत सारे मोशन भी आते हैं। ठीक है, जैसे आप समझ लो, एक आता है प्रिविलेज मोशन होता है। अब प्रिविलेज मोशन क्या होता है? मान लो सरकार का कोई मंत्री किसी तथ्य को छुपाए, ठीक है, किसी तथ्य को छुपाया जाए, तो उसके अगेंस्ट अपोजिशन वाले मेंबर एक प्रिविलेज मोशन लेके आते हैं। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है एक, जिसमें कोई अपोजिशन का जो मेंबर होता है मिनिस्टर का ध्यान खींचता है किसी इंपॉर्टेंस पब्लिक, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मिनिस्टर का ध्यान खींचता है। इसी को कॉल अटेंशन या कॉलिंग अटेंशन मोशन कहते हैं। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो आपने पढ़ा होगा कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो सरकार को गिर जाती है। ठीक है, एक आता है सेंश्योर मोशन आता है, जिसमें अपोजिशन मेंबर क्या करते हैं, सरकार ने अगर कोई तथ्य को गलत छिपाया होता है या गलत बताया होता है तो उसका क्रिटिसाइज करते हैं सेंश्योर मोशन में। ठीक है, तो इस तरीके से कार्यवाही के दौरान कई सारे आपके मोशन आते रहते हैं। फिर क्लोजर मोशन होता है, सिंपल क्लोजर होता है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स होता है, इसी तरीके गिलोटिन होता है। ठीक है, एक गिलोटिन क्लोजर होता है। अब क्या होता है ना, सरकार बहुत सारी जो गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट में हर चीज को डिस्कशन नहीं कर सकती है, तो बहुत सारी जो अनडिस्कस क्लॉजेज होते हैं किसी भी बिल के, उसको एक बार में ऐसे ही पास कर दिया जाता है, उसको गिलोटिन्ड बोलते हैं। यानी जो अनडिस्कस क्लॉजेज होते हैं बिल के, ज्यादातर चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जाती हैं, लेकिन इतने क्लॉजेज, सब क्लॉजेज, इतने प्रोविजंस होते हैं, सबको सदन के अंदर डिस्कस कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे मतलब ऐसी चीजें जिनको बिना डिस्कस करके ही पास किया जाता है, उसको गिलेटिन क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लोकसभा। ठीक है,
स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में क्या सही है? स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था पहली बार में वोट नहीं करता लोकसभा का स्पीकर, उसका कास्टिंग वोट होता है। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, देन स्पीकर डिसीजन इज फाइनल केस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, देन आपका स्पीकर कैन नॉट एडजॉर्न द हाउस। तो इसमें से आपका ट्रू क्या है? स्पीकर कैन नॉट एडजॉर्न दी हाउस बिल्कुल कर सकता है यार। हाउस को एडजॉर्न करने की अथॉरिटी, स्थगित करने की अथॉरिटी स्पीकर के पास होती है लोकसभा में, और राज्यसभा में चेयरमैन के पास होती है। स्पीकर डिसीजन फाइनल होता है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, स्पीकर का जो डिसीजन होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आपका फाइनल होता है। ये मैं अभी बताता हूँ कि क्या होता है। स्पीकर कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, नहीं प्रेसिडेंट नहीं रिमूव कर सकता। उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से प्रोसीजर होता है। जब मेजोरिटी, ठीक है, लोकसभा की मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, ठीक है, ये मेजोरिटी उनकी बात नहीं हो रही कि जितने मेंबर आए हैं उनकी ना, जो 550 सीट्स हैं उनकी, जितनी सीट्स हैं उनकी मेजोरिटी जब पास हो जाएगी तब जाके स्पीकर रिमूव होगा। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, मतलब जितने लोग आए हैं उतने उतने में से मेजोरिटी लोग पास कर दें बिल को, ठीक है, तो रिमूव हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात कर रही है, यानी जो सदन का नंबर है उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? बेसिकली 52nd अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में ये लॉ लाया गया था। मैंने आपको उसमें बताया था कि क्या क्या प्रोविजन थे, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये क्यों आया था। कि उस टाइम पे क्या होता था, कोई लॉ नहीं था, कानून नहीं था, तो क्या होता था जब भी कोई पार्टी जीत के आती थी, जो हारी हुई पार्टी के लोग थे वो जीती हुई पार्टी में चले जाते थे या पैसे लेके खरीद लिया जाता था, बेच दिया जाता था। तो 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से लॉ लाया गया, और फिर उसमें बोला गया कि भाई अगर सपोज क्या क्या प्रोविजन है, कोई भी मेंबर इलेक्शन जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर कोई भी पार्टी 2/3, ठीक है, किसी पार्टी के 2/3 मेंबर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, देन इट विल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन। ये तब डिस्क्वालीफाई के कंडीशन में नहीं आए, क्योंकि ये तो एक तरीके से 2/3 पार्टी के मेंबर जा रहे नहीं, एक तरीके से पार्टी टूट रही है। देन एक प्रोविजन है और है कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है, ठीक है, वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है किसी पार्टी को तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रोविजन दे रखे थे, और ये हमारा कौन से शेड्यूल में? ये हमारा संविधान के 10th शेड्यूल में शामिल किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी अगर अपनी वॉलेंट्री, ठीक है, कोई भी मेंबर वॉलेंट्री खुद त्याग कर देता है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। ठीक है, अगर वॉलेंट्री खुद से अगर पार्टी को त्याग कर देता है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, और ये डिस्क्वालीफाई स्पीकर, ठीक है, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा कि कोई मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चूजन? ठीक है, अब डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैसे चूज किया जाता है? ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है? नहीं भाई, जिस तरीके से डेप्टी स्पीकर चूज किया जाता है अपने ही मेंबर के द्वारा, मतलब लोकसभा के सदस्यों द्वारा, उसी तरीके से डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, डेप्टी चेयरमैन भी क्या होता है? डेप्टी चेयरमैन तब तक का काम क्या होता है, जब चेयरमैन एब्सेंट होगा तो डेप्टी चेयरमैन की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, और नॉर्मली वो क्या होता है? हाउस का नॉर्मल मेंबर रहता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट? तो अभी मैंने आपको कई टाइप के बिल बताए थे। ऑर्डिनरी बिल होता है, हाँ होता है, साधारण विधेयक, उसका प्रोसीजर समझाया। मनी बिल का प्रोसीजर समझाया। प्राइवेट बिल क्या होता है? जब देखो बिल दो टाइप के होते हैं, एक आपका गवर्नमेंट बिल होता है, जब कोई मंत्री किसी बिल को पेश करता है, ठीक है, तो वो आपका गवर्नमेंट बिल कहलाता है। लेकिन जब मंत्री के अलावा कोई और मेंबर पेश करता है तो उसे निजी विधेयक या प्राइवेट बिल कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी एक सदन में डे डिसाइडेड है, फ्राइडे का ऑल्टरनेट फ्राइडेज को, हर ऑल्टरनेट फ्राइडेज को आपका प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। सब्सटैंटिव बिल, ये ऐसा कोई बिल नहीं होता, ये बेसिकली सब्सटैंटिव मोशन होता है। ठीक है, ये मोशन होता है, बिल इस तरीके का कोई नहीं होता है।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया था 1921 में आती है, ओल्डेस्ट कमेटी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट के थ्रू बनाई गई है। उसके बारे में टोटल इसमें कितने मेंबर्स होते हैं मैंने आपको बताया था, टोटल 7 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ठीक है। और ये कैसी कमेटी होती है, ये स्टैंडिंग कमेटी होती है। कैसी कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है। देखो मैंने आपको बताया था 2 टाइप की कमिटीज होती हैं संविधान में, कैबिनेट कमिटीज होती हैं 2 टाइप की। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट रहती हैं, और एक होती है एडहॉक कमेटी जो टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं। अब इसमें भी एडहॉक में भी 2 टाइप की होती थी कमेटी, एक इंक्वायरी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंक्वायरी करने के लिए बनाई जाती है, और एक होती है एडवाइजरी, ठीक है, जो किसी सब्जेक्ट पे सरकार को सुझाव देने के लिए बनाई जाती है। स्टैंडिंग कमेटी आपकी फिक्स होती है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी में आपका आ जाता है एथिक्स कमेटी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमिटीज, ठीक है, उसके बाद एस्टिमेट कमेटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये इस टाइप की कमेटी होती हैं। इनका काम होता है कोई भी बिल आएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड उस पर उसको बहुत तरीके से रिव्यू करना और उसको फाइनलाइज करना, किस तरीके से बिल को बेटर बनाया जा सकता है, उसमें कमियां क्या हैं, ये सारी चीज़ों का देख रेख करना काम होता है। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मैंने बताया दो, जो सीएजी का काम होता है, सीएजी क्या करता है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑडिट करता है, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स के। तो इनकी जो रिपोर्ट होती है सीएजी किसे देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है। ये इसका काम ये देखना होता है कि सरकार ने पैसा जो निर्धारित किया था उसी हिसाब से खर्च किया है कि नहीं किया है, कहीं करप्शन का केस तो नहीं है, कहीं ज़्यादा तो खर्च नहीं किया। ये सारी चीज़ें पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है ऑन द बेसिस ऑफ सीएजी रिपोर्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, टू एग्जामिन द एनुअल ऑडिट ऑफ द सीएजी, ठीक है, एनुअल ऑडिट ऑफ द सीएजी को वो करती है। इसके अलावा मैंने बताया था बजट को कौन देखती है, बजट को देखने के लिए एस्टिमेट कमेटी होती है, ठीक है, बजट को देखने के लिए एस्टिमेट कमेटी होती है। इसका बजट का पूरा रिव्यू करती है। इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 क्या से हों, कहाँ से होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं। और ध्यान रखना ये सारी जितनी कमेटियां, एक एक स्टैंडिंग कमेटी एक एक साल के लिए चुनी जाती हैं, और उनके मेंबर को स्पीकर अपॉइंट करता है, ठीक है, स्पीकर अपॉइंट करता है। अब इसी तरीके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की एक कमेटी होती है, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनके लिए कमेटी होती है। इसमें 22 मेंबर आते हैं, ठीक है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, और ये भी हर साल इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लोकसभा से 15 मेंबर, 7 सदस्य राज्यसभा से। लोकसभा में स्पीकर करता है इनको, और राज्यसभा में इनका चयन चेयरमैन करता है, ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन करता है। और ये भी कैसे होते हैं आपके, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और रेशियो रिप्रेजेंटेशन से होते हैं, ठीक है, रेशियो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होते हैं और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी तरीके होती है आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसका काम होता है सदन की जो कार्यवाही है उसको देखना, ठीक है। लोकसभा में इसके 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में इसमें 11 मेंबर होते हैं, और इसका हेड लोकसभा में स्पीकर होता है, इसका हेड राज्यसभा में आपका वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन होता है। तो इस तरीके की आपकी कई सारी और भी कमिटीज होती हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी हैज द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब संविधान को अमेंड करने की पावर किस में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो संविधान अमेंड करने की जो पावर है वो आपकी पार्लियामेंट के पास है। मतलब पार्लियामेंट बोले तो प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलके, ये तीनों मिलके ही जो आपको संविधान है उसको अमेंड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक हाउस या कोई भी एक बॉडी अकेले अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो एक पॉइंट और याद रख लेना, जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था 1977 में, 1977 में उसको स्टैच्यूटरी, ठीक है, स्टैच्यूटरी स्टेटस मिल गया था, ठीक है। और कैबिनेट जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उस प्रेजेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरीके रैंक करता है, और उसी की तरीके उसको पे एंड पर्क्स अलाउड होते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।